अगर आप 2025 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि 2025 में एसबीआई ने जो पॉलिसीज में चेंजेस लाए हैं वो सारे मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एंड एसबीआई में अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसकी भी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो हेलो, मेरा नाम है सौरभ एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एसबीआई की पर्सनल लोन की प्रोसेस को हम टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, जो कि होगा बेसिक इन्फो, डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस, डिडक्शन एंड फाइनल स्टेज, ताकि आपको बहुत आसानी से लोन की प्रोसेस समझ आ जाए। तो पर्सनल लोन आखिर क्या होता है? सो पर्सनल लोन ना एक कोलैटरल फ्री लोन होता है जिसमें आपकी कोई चीज मॉर्गेज नहीं रखी जाती, बस आपकी जो मंथली सैलरी होती है उसके अगेंस्ट में आपको एक पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है। बट आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बैंक हमें बिना कोलैटरल के कैसे लोन प्रोवाइड कर सकता है? तो इसी पॉइंट को समझने के लिए आता है हमारा पॉइंट नंबर 1, सिबिल स्कोर। तो सिबिल स्कोर ना आपके एक क्रेडिट हिस्ट्री की तरह होता है। तो अगर आपने आपके जीवन काल में कभी भी किसी भी तरह का लोन या किसी भी तरह की लोन की इंक्वायरी की होती है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके सिविल हिस्ट्री में चली जाती है। अगर आपने किसी बैंक से लोन लेकर उसकी ईएमआई ऑन टाइम भरी हो या आपने उस लोन की ईएमआई कभी बाउंस ना की हो तो आपका सिविल स्कोर बढ़ने लगता है। या वैसे ही अगर आपने किसी बैंक से लोन लेने के बाद उसका रीपेमेंट या उसकी आप ईएमआई बाउंसेस कर रहे हो तो इस केस में आपका सिविल स्कोर कम भी हो सकता है। तो ऐसे में एसबीआई से हमारी पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमारा कितना सिविल स्कोर होना चाहिए? तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपके लिए एसबीआई में मिनिमम 650 का सिविल स्कोर रिक्वायर्ड होता है। तो वही आप अगर प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो आपके लिए मिनिमम 670 का सिविल स्कोर रिक्वायर्ड होता है। और अगर आपको आपका सिविल स्कोर चेक कराना है तो आप पॉलिसी बाजार पे जाकर अपना सिविल स्कोर फ्री में भी चेक करा सकते हो। तो सिविल स्कोर के बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 2, जो कि होता है आपका सैलरी अकाउंट। जहां आपकी हर मंथ की सैलरी जिस बैंक अकाउंट में जमा होती है वो बैंक अकाउंट आपका एसबीआई में होना बहुत जरूरी होता है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, दोनों के लिए आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई में होना बहुत जरूरी होता है अगर आपको एसबीआई से अपना लोन करवाना है। अगर मैं आपको एसबीआई में पर्सनल लोन के सैलरी क्राइटेरिया के बारे में बताऊं तो आपकी सैलरी बेयर मिनिमम 25,000 होना बहुत जरूरी है। सैलरी अकाउंट के बाद हमारा आता है पॉइंट नंबर 3, कंपनी इन्फो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हो, बट जो लोग प्राइवेट एम्प्लॉयज है उनके लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी होने वाला है। जो लोग प्राइवेट कंपनीज में वर्क करते हैं, आप एक बार ब्रांच में विजिट करके जरूर पूछिएगा कि आप जिस कंपनी में जॉब करते हो वो कंपनी उनके पास लिस्टेड है या नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई में हो पर आपकी कंपनी एसबीआई में लिस्टेड ना हो। अगर आपकी कंपनी एसबीआई में लिस्टेड नहीं हुई तो आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई में होने के बावजूद आपका एसबीआई में लोन नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक बार आप एसबीआई में विजिट कर आपकी कंपनी उनके पास लिस्टेड है या नहीं है वो आप एक बार जरूर चेक करवा लेना। इसके बाद आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। तो डॉक्यूमेंटेशन में आता है पॉइंट नंबर 1, केवाईसी। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर्स, जिसका मतलब होता है आपकी पहचान, जिसमें आते हैं हमारे आधार कार्ड और हमारे पैन कार्ड, जो कि बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं आपकी केवाईसी के लिए। उसके बाद आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन में पॉइंट नंबर 2, पेमेंट स्लिप्स। तो अदर बैंक्स के कंपैरिजन में हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज्यादा पेमेंट स्लिप सबमिट करने पड़ते हैं। जहां आपको सारे प्राइवेट बैंक्स में करंट 3 मंथ्स की पेमेंट स्लिप की रिक्वायरमेंट की जाती है, बट वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको करंट 6 मंथ की पेमेंट स्लिप की रिक्वायरमेंट दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए अभी दिसंबर 2024 चल रहा है, यानी आपको प्रीवियस 6 मंथ की मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2024 की सारी पेमेंट स्लिप्स आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो पेमेंट स्लिप्स के बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन में पॉइंट नंबर 3, फॉर्म नंबर 16 एंड आईटीआर। अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो या अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको फॉर्म नंबर 16 तो जरूर मिलता होगा, जिसमें आपकी सारी टैक्स इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। वही अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको फॉर्म नंबर 16 कंपलसरी मिलता है, बट वही अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो आपको कहीं जगह कोई कंपनी आपको फॉर्म नंबर 16 नहीं प्रोवाइड करती है। तो ऐसे केस में आप अपना आईटीआर फाइल करके आप अपनी लोन एप्लीकेशन के साथ एसबीआई में सबमिट कर सकते हो। ये 3 पॉइंट्स में मैंने आपको जितने डॉक्यूमेंट्स बताया है बस उतने ही डॉक्यूमेंट्स हमें एसबीआई में लोन करने के लिए लगते हैं। इसके बाद जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जब आप बैंक में सबमिट करने जाते हो लोन के लिए, तो उसके आगे क्या होता है? तो इसमें आता है हमारा एसबीआई पर्सनल लोन में पॉइंट नंबर 3, प्रोसेस। तो जब आप अपने पर्सनल लोन के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जब आप उसे बैंक में सबमिट करने जाते हो
तो उसके बाद जो प्रोसेस होती है उसमें आता है हमारा पॉइंट नंबर 1, आपका घर का एंड आपका ऑफिस का वेरिफिकेशन। सो पर्सनल लोन में ना वेरिफिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि आप इस लोन में बैंक के पास कोई कोलैटरल नहीं सबमिट कर रहे हो। तो ये चीज आप मेक श्योर करना कि जब आप बैंक को आपके घर की एंड आपके ऑफिस की डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हो तो वो एकदम एक्यूरेट हो। आपके घर का वेरिफिकेशन आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के बेस पर किया जाता है, जैसे कि आधार कार्ड। उस पर जो एड्रेस मौजूद होता है उसी एड्रेस को एज अ परमानेंट या एज अ करंट एड्रेस कंसीडर किया जाता है। इन केस आप अपने सिटी से कहीं और सिटी में रह रहे हो और आपके आधार कार्ड पे आपका करंट एड्रेस मेंशन नहीं है, तो इस केस में आप बैंक को अपना रेंट एग्रीमेंट भी सबमिट कर सकते हो एज अ करंट एड्रेस के लिए, एंड परमानेंट एड्रेस के लिए आप अपना आधार कार्ड सबमिट कर सकते हो। और वैसे ही आपके ऑफिस वेरिफिकेशन के लिए आपके फॉर्म नंबर 16 पे जो एड्रेस मेंशन होता है उसी एड्रेस पर बैंक अपना वेरिफिकेशन कराती है। या अगर एग्जाम्पल के लिए आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या आपको फॉर्म नंबर 16 नहीं मिलता है, तो ऐसे केस में आप अपने ऑफिस के मेल आईडी से अपना ऑफिस वेरिफिकेशन भी करा सकते हो। इसके बाद आता है हमारा होम एंड ऑफिस वेरिफिकेशन के बाद प्रोसेस में सेकंड पॉइंट, डॉक्यूमेंट सबमिशन। जब आपका वेरिफिकेशन पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद आपके लोन एप्लीकेशन को सबमिट किया जाता है फॉर सैंक्शनिंग के लिए, जो कि बैंक के क्रेडिट मैनेजर सैंक्शन करते हैं। एंड विद इन अ डे और नेक्स्ट डे आपको आपके लोन एप्लीकेशन के सैंक्शनिंग और रिजेक्शन का मैसेज आपको अपने मोबाइल पर आ जाता है। अगर आपको ऐसा कोई मैसेज रिसीव नहीं होता है तो आप बैंक में जाकर अपने लोन एप्लीकेशन के बारे में आप पूछताछ कर सकते हो। जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है तो उसके आगे की प्रोसेस होती है आपकी डिडक्शन की। तो डिडक्शन में आता है हमारा पॉइंट नंबर 1, आपका ROI। जब आपका लोन सैंक्शन होता है और आप जब बैंक पहुंचते हो तो आपको बताया जाता है कि आपका समथिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपका लोन सैंक्शन हुआ है। तो देखो, आपके लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ना मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, जैसे कि एग्जांपल आपके सिविल स्कोर पे, आपके लोन के मल्टीपल इंक्वायरीज पे, या अगर आपने कोई और लोन लिया हो और उसका रीपेमेंट आप प्रॉपरली कर नहीं रहे हो तो इस केस में भी आपको ज्यादा ROI लग सकता है। अगर मैं आपको SBI के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताऊं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत सस्ते होते हैं, जो कि स्टार्ट होता है अराउंड 10.25 से एंड एंड होता है अराउंड 15% पर। एंड अगर लोन अमाउंट के बारे में बताओ तो मिनिमम स्टार्ट होता है 50,000 से एंड मैक्सिमम 35 लाख तक SBI में आप अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके बाद आता है हमारा डिडक्शन में पॉइंट नंबर 2, स्टैम्प ड्यूटी। अब स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस होते हैं गवर्नमेंट के एंड वो मोस्ट ऑफ द टाइम 0.1% से लेके 0.2% तक होते हैं, एंड ये आपके लोन अमाउंट पर चार्ज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 1 से 10 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको चार्ज किया जाता है बाय 0.1%, पर अगर आप वही 10 लाख से 10 लाख के अबाव तक लोन लेते हैं तो आपको चार्ज किया जाता है बाय 0.2%। जैसे कि आपने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया है एंड उस पर चार्जेस आ रहा है आपका 0.1%, तो अगर आप वो कैलकुलेट करते हो तो आपका आएगा 100 रुपीज। बट वही अगर आप 10 लाख रुपए लोन ले रहे हैं एंड उस पर स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस आ रहा है 2%, तो अगर आप उसको कैलकुलेट करते हो तो आपका आ जाएगा 2000 रुपीज। तो डिडक्शन में आता है हमारा पॉइंट नंबर 3, जो कि है प्रोसेसिंग फीस। अब आप ये चीज पूछोगे कि प्रोसेसिंग फीस होता क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स को ये पता ही नहीं होता कि ये प्रोसेसिंग फीस चार्जेस है क्या एंड ये कट क्यों किए जा रहे हैं। तो प्रोसेसिंग फीस ना मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक अपने कॉस्ट कवर करने के लिए चार्ज करता है, जो कि उन्हें एक लोन प्रोसेस करने के लिए लगते हैं। अब आप ये सोचोगे कि बैंक को ऐसा कौन सा कॉस्ट लगता है एक लोन प्रोसेस करने के लिए। रुको जरा, मैं आपको बताता हूँ। सो प्रोसेसिंग फीस का सबसे पहला कॉस्ट आता है आपकी सिविल हिस्ट्री चेक करने के लिए। जब बैंक आपकी सिविल हिस्ट्री चेक करता है तो बैंक को एक सर्टेन अमाउंट चार्ज किया जाता है बाय सिविल कंपनीज, जो आपके सिविल हिस्ट्री को स्टोर करने का काम करता है। एंड आपका सेकंड प्रोसेसिंग कॉस्ट आता है आपके वेरिफिकेशन कॉस्ट पर। तो जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपके घर का एंड आपके ऑफिस का वेरिफिकेशन होता है, तो वो कॉस्ट आता है इसमें। अब बैंक्स तो मल्टीपल कस्टमर्स के वेरिफिकेशन नहीं कर सकती, तो इसीलिए बैंक्स हायर करती है मल्टीपल एजेंसीज को जो आपका वेरिफिकेशन करते हैं, एंड बैंक को एक सर्टेन अमाउंट देना पड़ता है फॉर दैट वेरिफिकेशन। सो हर बैंक के प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस अलग अलग होते हैं, बट फिलहाल मार्च 2025 तक SBI में प्रोसेसिंग फीस चार्जेस 0 है। तो अगर आप दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। सो डिडक्शन में आता है हमारा 4th पॉइंट, इंश्योरेंस। सो अभी तक तो आपको पता चल चुका होगा कि पर्सनल लोन में किसी भी तरीके का कोलैटरल नहीं चार्ज किया जाता। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बैंक आपसे एक इंश्योरेंस चार्ज करती है, जिसमें अगर आपके लोन टेन्योर के बीच में अगर आपको कुछ हो जाता है तो बैंक वो पैसा इंश्योरेंस से प्रोटेक्ट कर लेती है, ताकि आपके परिवार पर आपके इस लोन की कोई भी परेशानी ना आ सके एंड सर्टेन अमाउंट आपके परिवार को भी रिटर्न किया जा सके। सो जो लोग इंश्योरेंस को इग्नोर करते हैं लोन अमाउंट के साथ,
मैं उन्हें बोलना चाहूंगा कि प्लीज इंश्योरेंस को इग्नोर मत किया करो। किसी को पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, सो खुद को एंड अपने परिवार को प्रोटेक्ट करो। इंश्योरेंस अमाउंट सारे बैंक्स के अलग अलग होते हैं, वो आपकी एज पे एंड वो आपके लोन अमाउंट पे डिपेंड करता है कि आपका कितना प्रीमियम आने वाला है। सो मेक श्योर आप बैंक से ये सारी चीजें क्लियर करा लीजिए। एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि मैं आपको बताना भूल गया था, नॉर्मली एसबीआई में 6 साल का टेन्योर होता है, बट अभी दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक अभी टेन्योर 1 साल बढ़ चुका है। मतलब आपको मैक्सिमम 7 साल के लिए लोन मिल रहा है। सो अगर आप कोई लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप इसका फायदा भी उठा सकते हो। सो अभी हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, बस एक फाइनल पॉइंट बचा हुआ है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आता है हमारा एग्रीमेंट एंड डिसबर्समेंट। सो बेसिकली आपको एग्रीमेंट में सारे पॉइंट्स कवर किए हुए मिलते हैं। आपके लोन का आरओआई, आपकी स्टैम्प ड्यूटी, आपकी प्रोसेसिंग फीस, आपके रीपेमेंट शेड्यूल, सारा उसमें मेंशन होता है। एंड बैंक आपको एक कस्टमर कॉपी प्रोवाइड करता है जिसमें आपको ये सारे पॉइंट्स कवर किए हुए मिलते हैं। अब एग्रीमेंट के बाद आपका किया जाता है डिसबर्समेंट। बैंकिंग फील्ड में डिसबर्समेंट का मतलब होता है ट्रांसफर योर लोन अमाउंट टू कस्टमर अकाउंट, जिसमें आपका एक नया लोन अकाउंट नंबर क्रिएट किया जाता है एंड उसी अकाउंट से आपकी रीपेमेंट की जर्नी स्टार्ट होती है। सो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं ताकि आपको अगर आप 2025 में लोन के लिए अप्लाई करते हो एसबीआई में तो आपको कोई टेंशन ना हो। एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम सैलरी स्लिप, सैलरी रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात कर ली है। सो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आपके मन में और कोई सवाल आता है पर्सनल लोन के रिगार्डिंग तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। अगर आपके किसी दोस्त को या अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट हो तो आप ये वीडियो उन्हें भेज सकते हो ताकि उन्हें भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। धन्यवाद।